हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। नहीं, सही में गुड इवनिंग ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दिलीप सिंह एंड बेसिकली आई एम अ फिजिक्स टीचर। क्या होता है कि कई दिन होते होते एक आध दो दिन अपने को भी लगता है कि हम फिजिक्स के टीचर हैं भी कि नहीं, और इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो माय नेम इज दिलीप सिंह एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर ना। मेंटल नहीं, मेंटर ना। मेंटर मेंटल ना समझ लेना रे गधा है लोग। तो हम लोग रेडिएशन पढ़ रहे थे ना। रेडिएशन में बहुत कुछ बात हो चुकी थी, बहुत कुछ बात करेंगे ना। तो रेडिएशन में हम लोग ब्लैक बॉडी पढ़ चुके थे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी पढ़ चुके थे। उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किए हैं। तो प्लीज आप उस लेक्चर को देख के तब इस लेक्चर को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्चॉफ लॉ। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्चॉफ लॉ। अच्छा, एक बात है, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई दिक्कत? मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएशन ना। बल्कि ये लिख ले, रेडिएशन मीन्स इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या थर्मल वेव या हीट वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। खैर, मेरा ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है वो दूसरा कुछ है। मैं ये नहीं बताने आया हूं कि रेडिएशन किसे कहता है। पहले लेक्चर में बताया गया है कि अगर जो कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट करे या एब्जॉर्ब करे तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। हमेशा बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि रेडिएशन मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रेडिएशन मतलब टू एब्जॉर्ब और इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, दूसरी बात, हमेशा हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी ये रेडिएट कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है, तो सर उसको लाइट ही क्यों नहीं कह सकते? तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये रेडिएशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बताया नहीं था, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, तमाम तरीके से होती है। उसमें लाइट जो है वो तो स्पेसिफिक है। वो क्या है? स्पेसिफिक है। मतलब इस पूरे, मतलब ये पूरे घर में मैं एक परिवार को नाम न लेके पूरा परिवार का नाम ले रहा हूं, क्योंकि बॉडी से जो रेडिएशन हो सकता है वो पूरा परिवार में से कोई भी हो सकता है। कोई का मतलब उसका मैंने बताया था रेंज, तो आप लोग को बताया गया था रेंज ऑफ वेवलेंथ कितना होता था। 4 इंटू 10 के पावर माइनस 8 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 के पावर माइनस 7 शायद होता था ये मीटर। ये रेंज मतलब 1000 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, ये सब बातें हो चुकी थी। हम लोग क्रिस्चॉफ लॉ पे आते हैं, तो ध्यान से सुनना तुम लोग। क्रिस्चॉफ ने ये बोला कि या क्रिस्चॉफ को छोड़ दो, अगर जो मैं ये कहूं कि अगर जो ब्लैक बॉडी है और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो तुमको नहीं लग रहा है कि जब उसे कह दिया कि भाई छूट दे दिया जाए कि काम करो, तुम रेडिएट करो या इमिट करो रेडिएशन,
तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को इमिट करेगा। तो वही मैक्सवेल ने बोला कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। गुड इमिटर, ठीक है। अच्छा सर, अब कुछ बात और समझेंगे, इसी का अच्छे से समझेंगे। क्या समझेंगे कि मान लो ये क्या है? रेड रोज है, रेड रोज है, लाल गुलाब का फूल है। तो मुझे देने का मन किया ना अनन्या को, तो मैंने क्या किया? ओके, कुछ और मैं सोच रहा था, लिव इट, कम टू द पॉइंट। ये रेड रोज है। अच्छा, व्हाई इट इज अपीयरिंग रेड? पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये मार्कर है, ये मार्कर का ये टिप ये रेड क्यों दिख रहा है, या ये मार्कर का ये टिप ब्लैक क्यों दिख रहा है, या ये मार्कर व्हाइट क्यों दिख रहा है, या ये जो डस्टर है इसका जो ये सरफेस है किसी और का कलर का क्यों दिख रहा है? व्हाई एनी ऑब्जेक्ट कलर इज अपीयर। तो मैं क्या बताता हूं, ध्यान से सुनो। When white light incident on it, then it absorb all the color and only red light is emitted from it। कहने का मतलब rose appear red because when light incident on it, it absorb all the color and reflected only red color, red color। तो क्रिस्टोफ ने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। वो बोले थे सॉरी, कि अगर जो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर जो कोई रेडिएशन पड़ रहा है और वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का अगर जो रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे अगर जो मौका दिया जाए कि एक काम करो तुम रेडिएशन इमिट करो, तो वो वही वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेगा, वही वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेगा। हिंदी में फिर से बोल रहा हूं कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कई सारे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, या कई रेडिएशन मतलब इंसिडेंट हो रहा है, ध्यान से लिखना, लिख लो, हिंदी में लिख लो। अगर जो किसी ऑब्जेक्ट पे कई सारे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है, तो यदि उसे इमिट करने को बोल दिया जाए तो वही पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन वो इमिट करेगा। वो क्या करेगा? इमिट करेगा। वो क्या करेगा? इमिट करेगा। अब एक और बात बता दूं तुमको और अच्छे से। सपोज करो इस पे 800 रेडिएशन पड़ा। कितना? इस पे कितना 800 रेडिएशन पड़ा, ठीक है। और इसमें मान लो कि 785 रेडिएशन लैम्डा का है या ग्रीन का है, और
15 जो रेडिएशन है वो ऑल अदर कलर। तो मैं ये कहूंगा कि ये सफिशिएंट पर्टिकुलर वेवलेंथ किसका मानेंगे भैया, मेजोरिटी ऑफ रेडिएशन है उसी को हम लोग डोमिनेंट मानेंगे। उसी को क्या मानेंगे, तो ये मानेंगे क्या, लैम्डा ऑफ ग्रीन इज द डोमिनेंट वेवलेंथ। लैम्डा ऑफ ग्रीन मतलब वो वेवलेंथ की लाइट जिसका ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो सपोज करो कि इस पे इंसिडेंट हुआ, सपोज करो ग्रीन और रेड इंसिडेंट हुआ और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रेड शो अप कर दिया, तो जब ये मतलब रियल में ग्रीन को क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया। इसका मतलब एट दिस टाइम, एट दिस इंस्टेंट इट एब्जॉर्ब ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया। तो जब इसको हीट करेंगे तो इसे इमिट करने की बारी आएगी, तो ये ग्रीन कलर का रेडिएशन इमिट करेगा। मतलब इफ एट नॉर्मल टेम्परेचर अगर जो रोज है वो रेड है, तो यही अगर जो एट हायर टेम्परेचर यही जो रोड है, ये जो रोड है, ये जो रोज है वो ग्रीन दिखेगा। व्हाई? बिकॉज इट इमिट ग्रीन कलर। तो इसका मतलब इस पूरे दुनिया में जितनी भी बॉडी होती है उसके पास दो कलर शो करने की टेंडेंसी होती है। एक जो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है और एक वो जिसमें रेडिएट होके जो कलर शो अप करे। आर यू गेटिंग? लिख लो, इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी at least two color. One is at ordinary temperature, at normal temperature, and other one is at high temperature, लाइन छोड़ के लिखिए, at normal temperature the object will show the color due to reflection of light. But at the higher temperature, the body will show different color due to radiation emit by the body. यहां तक सेफ हो? तो ये गुड ऑब्जर्वर और गुड इमिटर भी होता है, और या तो इसको एक और भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसका सेकेंड, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, या स्टेटमेंट टू लिख लो, क्रिस्टफ लॉ ऑफ कलर रेडिएशन। तो ये लिख लो बेटा, इफ ए बॉडी एब्जॉर्ब कंप्लीटली अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। देखो यार, एक्चुअली में जब हम कोई बॉडी पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो हजारों टाइप का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हम लोग मेन किसको मानेंगे, जो डोमिनेंट होगा ना, तो डोमिनेंट वाले को लेके चलेंगे ना। इफ ए बॉडी एब्जॉर्ब कंप्लीटली अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, देन इट शुड ऑल्सो इमिट द सेम वेवलेंथ
सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ। अच्छा सर, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, अगर जो मान लो ए रोज वाली एग्जांपल ऑफ रोज हायर टेम्परेचर ऑलरेडी डिस्कस, बता दिया गया। अब दूसरा देखना है, जैसे मान लो एक बाउल है, थोड़ा और अच्छे से बना दूं, बाउल है और इस पे क्या है, व्हाइट विथ ब्लैक स्पॉट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा होगा, जो भी इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा होगा, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो गया। एक बात और मैं बता दूं, अगर जो कलर ब्लैक है, तो इसका मतलब ये है कि इट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन 99%। और अगर जो व्हाइट है, तो व्हाइट का मतलब होता है इट इमिट, इट रिफ्लेक्ट all the रेडिएशन ना, नहीं बोलते। मतलब अगर जो कोई बॉडी पे इंसिडेंट लाइट हो रहा है और वो अपने से अगर जो व्हाइट दिख रहा है, ये मार्कर व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब अगर जो कोई भी इसमें लाइट हो रहा होगा, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा होगा। ये मार्कर का ये जो पॉइंट है, अगर जो ये कलर ये दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब इसमें सारे जो लाइट पड़ रहे होंगे पूरा का पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है। मतलब अगर जो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो मुझे चीजें कैसे दिखेंगे, ब्लैक दिखेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से लाइक दिस, इफ दिस मार्कर इमिट ऑल द कलर, तो ये दोनों कैसे दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे। तो मैं बस यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पूरा चाइना डिश जो है वो रियल में व्हाइट विथ ब्लैक स्पॉट है। तो जब इसको हीट करेंगे, हीट करने का मतलब जब इसमें रेडिएशन इमिशन होगा, इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्ब। अच्छा, जब इसको हीट करेंगे तो यही जो चाइना डिश है, कहां गया, यही जो चाइना डिश है बेटा, यही जो चाइना डिश है, अब क्या करेंगे कि रियल में ये वाला पोर्शन व्हाइट बन जाएगा और ये बाकी पोर्शन क्या बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। और इसमें ये वाला ये और ये सब क्या हो जाएगा, ब्लैक, सॉरी, ब्लैक विथ व्हाइट
ठीक है, ये कहानी है, ये कहानी है। तीसरा तीसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लो ये मार्कर है, ये अपना वाला मार्कर है, और मान लो कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये मान लो ये क्या है, ये व्हाइट है और ये क्या है, ब्लैक है। तो जब ये हीट होगा मतलब इमिशन होगा, तो ये रियल में ये मार्कर कैसे बन जाएगा, ये मार्कर रियल में ये ब्लैक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्लैक, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और ये व्हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो कोई बॉडी के पास कितनी टेंडेंसी होती है, दो तरीके के कलर शो करने की टेंडेंसी होती है। एक जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे करता है, और दूसरा जो वो हाई टेम्परेचर पे करता है। जैसे आयरन को देखो, आयरन का रॉड देखो, तो आयरन का रॉड क्या होता है, आयरन का रॉड देखो तो आयरन का रॉड नॉर्मली दिखता है। जब नॉर्मली मान लो कैसा दिखता है, सपोज करो कुछ भी कलर, मान लो कि मुझे आयरन का जो रॉड वो दिख रहा है ब्लैकिश कलर का दिख रहा है। जब वो ब्लैकिश कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा एनर्जी पूरा का पूरा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जब उसको हीट करेंगे तो पहले वही रेड कलर दिखता है। इसका मतलब जो कलर वो साला एब्जॉर्ब किया रहता है वही कलर बाद में क्या करता है, इमिट करता है। एंड दिस इज किर्चॉफ लॉ। ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ क्या है वो बताता हूं। अब देखना, ध्यान से सुनना, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। अब देखो, सपोज करो एक इंक्लोजर है, इंक्लोजर मतलब बॉडी है। अच्छा, इसमें 3 बॉडी रखी गई है ना। इसका मैंने मान लिया ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं, क्या है, ऑल बॉडी आर आइडेंटिकल, सेम ज्योमेट्री, सेम ज्योमेट्री, सेम ज्योमेट्री। तो अब क्या होगा, इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, इस पे क्या करो, इनिशियली सेम अमाउंट ऑफ लाइट, सेम अमाउंट ऑफ लाइट है रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट ऑन इट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट हुआ। अब देखो ध्यान से सुनना, ये सारा ये सब अलग अलग एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, या वो ये डिपेंड करता है कि वो कितने कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया हूं, आप
उस पे डिस्कस करवा के मेरा दिमाग ना घुमाइए। मैं क्या बोला कि ये सारा ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ये सेम डेरिवेटिव मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो इसका मतलब कि ये अलग अलग एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होगी, मतलब वो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो तो सेम पड़ रहा है, सेम अमाउंट मतलब ये मान लिया Q, क्या मान लिया Q, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसमें इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन सब अलग अलग एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जो एब्जॉर्बिव पावर होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब जो एब्जॉर्बिव पावर, ये एब्जॉर्बिव पावर A इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, यही होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो A इज इक्वल टू मान लो E एब्जॉर्ब और ये होता है। अच्छा, इफ the system is in thermal equilibrium, if the system is in thermal equilibrium, E absorb is equal to E emit। कोई दिक्कत? मतलब कहने का मतलब अगर जो कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बताया क्या, जितना वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतना क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि जितना वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतना सेम अमाउंट का इमिट कर रहा होगा, तभी तो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता है, अब देखो मैं लिख सकता हूं, मान लिया A1 इक्वल टू हो जाएगा E1 EA अपॉन Q हो जाएगा, मतलब A1 इज इक्वल टू हो जाएगा QA1, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी 1 इज QA1 हो जाएगा। क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी 1। इसी तरह एनर्जी इमिसिव पावर क्या होता है? इमिसिव पावर क्या हो जाएगा? इमिसिव पावर इज इक्वल टू होता है E, ये क्या होता है? E। थोड़ा सा कहिए तो आप कहिए तो इसको चेंज कर दूं, अगर जो इसको लिख दूं तो यहां लिख दे रहा हूं E डैश ना, E डैश लिख दूंगा तो सही है। E क्या हो? इमिसिव पावर, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Q अपॉन एटी, मतलब Q इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? EAT, या Q इज इक्वल टू हो जाएगा E ऑफ फर्स्ट AT हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको मिटाऊं? देख ले बेटा, मैं बताया क्या, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट होगा, अलग अलग बॉडी अलग अलग हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, ये Q इंटू A1 होता है, बताया था, ये फॉर्मूला लिखवाया था ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, तो EA1 इज इक्वल टू हो जाएगा, Q की वैल्यू यहां से रख दो, तो E फर्स्ट, चाहे A लिख लेंगे, E ड्यू टू इमिशन, क्या लिख दूंगा? E ड्यू टू इमिशन फर्स्ट AT इंटू A1। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी नहीं? तो देखो हाँ, तो क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, Q की वैल्यू ये लिख दूंगा, कोई दिक्कत? तो हो जाएगा E फर्स्ट A T इज इक्वल टू Q A1। सिमिलरली E सेकेंड AT इज इक्वल टू AT Q A2 हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली E सेकेंड कर दिया, E थर्ड इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू Q A3 हो जाएगा। यानी E1 अपॉन A1 इज इक्वल टू Q अपॉन AT हो जाएगा। इसी तरह E2 इज इक्वल टू E2 अपॉन A2 इज इक्वल टू Q AT हो जाएगा, और E3 अपॉन A3 इज इक्वल टू Q AT हो जाएगा। यानी सबकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। सबकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। सबकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो यहां लिख दे रहा हूं, क्या लिख दूंगा? E1 अपॉन A1 इज इक्वल टू E2 अपॉन A2 इज इक्वल टू E3 अपॉन A3। ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है? E1 अपॉन A1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E3, A2 इज इक्वल टू E3 अपॉन A3 इज इक्वल टू E लैम्डा E ऑफ ब्लैक बॉडी, E ऑफ ब्लैक बॉडी। ये प्रूफ है। ये क्या है? प्रूफ। ये क्या है? प्रूफ है। यहां कैसे? क्यों? क्योंकि अगर जो लेट थर्ड बॉडी इज ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी तो पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, कोई दिक्कत? तो रियल में E इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन AT हो जाएगा, ई इमिटेंस। कोई दिक्कत? अरे भैया ध्यान से सुन, ये मिटा दिया ना। अगर जो ब्लैक बॉडी होगा, फॉर ब्लैक बॉडी क्या होता है? इमिसिव पावर क्या होता है? 1। तो इस इमिसिव पावर क्या होता है? 1। इसका मतलब E इक्वल टू Q अपॉन AT, ये क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तो ये आपका किरचॉफ लॉ का प्रूफ होता है। अच्छा, यहां फिर से मैं रिपीट कर दूं और अच्छे से। ये 3 बॉडी लिया, तीनों पे सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को इंसिडेंट करवाया, सब लोगों ने अपना अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया A1Q, ये किए A2Q, ये A1Q, और ये हो जाएगा इसी तरह इसका हो जाएगा A2 A3, सबका करेंगे तो अब Q इज इक्वल टू होता है EAT बाय डिफिनेशन ऑफ इमिसिव पावर, बाय डिफिनेशन ऑफ इमिसिव पावर। तो ये पूरा का पूरा कहानी होता है। तो इसको लेके एक स्टेटमेंट बनता है। क्या स्टेटमेंट बनता है? लिखिए स्टेटमेंट लिखिए। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, चाहे एब्जॉर्प्शन पावर, इज कांस्टेंट फॉर एनी बॉडी and it is equal to the emissive power of black body at the same temperature, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो
इमिसिव पावर होता है, मतलब इमिट करने की टेंडेंसी जो होती है, वो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट। और जब दो चीजों को कांस्टेंट है तो बार बार डिवाइड करने का कांस्टेंट तभी आएगा जब दोनों की वैल्यू लगभग क्या हो? सेम हो। ये अपॉन ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। इसीलिए मैं ये बोला था, क्या बोला था कि अपने को याद क्या करना है? E अपॉन ए क्या है? कांस्टेंट होता है। ये पूरा का पूरा यही क्या है? चाहे E अपॉन ए इज इक्वल टू E ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर। यही क्या है? ये क्रिस्टोफ का लॉ है। यही क्या है? क्रिस्टोफ लॉ। क्रिस्टोफ लॉ है। क्रिस्टोफ लॉ है। अच्छा, इसका कंक्लूजन तब क्या निकला? तब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो गुड एब्जॉर्बर होगा वो गुड इमीटर भी होगा, और वो बैड रिफ्लेक्टर होगा और बैड ट्रांसमीटर होगा। क्या? पहला कंक्लूजन, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर, हेंस जब वो ज्यादा एब्जॉर्बर होगा इसलिए बैड रिफ्लेक्टर होगा या बैड ट्रांसमीटर होगा? बैड ट्रांसमीटर होगा। अच्छा, अगर जो कोई गुड रिफ्लेक्टर है तो इसका मतलब बैड ऑब्जर्वर है, बैड ऑब्जर्वर है, और जब बैड ऑब्जर्वर है इसलिए बैड इमीटर भी होगा, बैड इमीटर भी होगा। अच्छा, अब जैसे ध्यान से सुनना है, जैसे मान लो ये नॉर्मल टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर है। अगर जो मान लो ये डल है, ये क्या है? डल है, तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या दिखेगा? साइन दिखेगा। हाई टेम्परेचर पे क्या दिखेगा? साइन दिखेगा। क्यों? ड्यू टू क्रिस्टोफ लॉ। कहने का मतलब, अगर जो ये डल दिख रहा है तो बैड रिफ्लेक्टर है और बैड ट्रांसमीटर है। जब ये साइनी दिखेगा तो गुड रिफ्लेक्टर हो रहा है, गुड रिफ्लेक्टर हो रहा है और गुड ट्रांसमीटर होगा। कहने का मतलब, जो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे बैड रिफ्लेक्टर का काम कर रही है वो हायर टेम्परेचर पे गुड रिफ्लेक्टर का काम करेगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा? इसमें ये नॉर्मल टेम्परेचर है और ये क्या है? हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर मतलब ये क्या हुआ? एब्जॉर्ब मोर, रिफ्लेक्ट लेस। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है रिफ्लेक्ट मोर, एब्जॉर्ब लेस। कहने का मतलब, लिख ले एक लाइन पे, कंक्लूजन क्या है? जो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे बैड रिफ्लेक्टर का काम कर रही है, वो हायर टेम्परेचर पे गुड रिफ्लेक्टर का काम करेगी, गुड रिफ्लेक्टर का काम करेगी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2008 में। डेट तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये ऐसे आया था, ये क्वेश्चन है।
ये टेम्परेचर है और ये मान लो ये टाइम का ग्राफ है और ये बॉडी ये है। ये ए है, ये बी है और दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और करेक्ट में क्या क्या दिया है, EA is greater than EB, EX, AX is greater than AY, AB। अच्छा, फिर दूसरा है EA is greater than EB, A is less than AB, first, second, third, EA is less than EB, AA is greater than AB, fourth option, EA is greater than EB, AA is less than AB। कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्या है, इमिसिव पावर और ये क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर। कौन सा सही है आप बताइए। देखो बताता हूं, मान लो एक नॉर्मल टेम्परेचर ले लो, ये वाला, ये टेम्परेचर, अब देखो इस पॉइंट पे मतलब ये टाइम पे, ये टाइम इक्वल टू टी मान लिया, ये 0 है, सपोज करो ये 8 सेकेंड है, सपोज कर लो 0 से 8 सेकेंड में किसका टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ए का कि बी का? ऑफ कोर्स बी का। किसका टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हुआ, बी का। इसका मतलब कौन ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा, बी, तभी तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। अरे भैया कहने का मतलब अब ध्यान से सुनो, 8 सेकेंड में, 0 से 8 सेकेंड में बी का टेम्परेचर ज्यादा कम हुआ, इसका मतलब उसने ज्यादा अमाउंट में हीट लॉस किया और ये कम अमाउंट में हीट को लॉस किया। मतलब इसको ये कहेंगे कि हीट कौन रेडिएट ज्यादा किया, बी, कौन कम किया, ए। मतलब किसका रेडिएशन इमिसिव पावर ज्यादा है, बी का, किसका कम है, ए का। ये तो दोनों दिख रहा है। अच्छा, जो गुड इमिटर होगा गुड एब्जॉर्बर भी होगा, इसका मतलब उसको अगर जो मौका दे दिया जाए एब्जॉर्ब करने का, तो कौन जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, ए, सॉरी कौन एब्जॉर्ब करेगा, बी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, बी। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है? इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है क्या? EB इज ग्रेटर देन EA, इमिसिव पावर ऑफ B इज ग्रेटर देन A, तो इसीलिए एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाएगा, EAA इज ग्रेटर देन AB, ये ऑप्शन सही है। क्या मैं किया, इन टाइम 0 टू T मतलब डेल्टा T, टेम्परेचर ऑफ B डिक्रीज मोर, हेंस B रेडिएट मोर एनर्जी। बी रेडिएट मोर एनर्जी मतलब गुड इमिटर, और गुड इमिटर है, हेंस बाय क्रिस्टोफ लॉ बी इज ऑल्सो
गुड एब्जॉर्बर। इसीलिए EB इज ग्रेटर देन EA, इसलिए सही लिखा था यार, AB इज ग्रेटर देन A। तो आई थिंक हाँ, वीडियो का लेंथ सफिशियंट हो गया है, लेकिन आप लोग इसको करिएगा और कल लेक्चर में कुछ और देखेंगे, क्या देखना है वो देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।